हेलो एवरीवन। सो अभी रिसेंटली हमारा सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया था, जिसमें मैंने ग्रुप 2 अपेयर किया था और लकीली मैं उसको क्लियर भी कर लिया है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने कैसे अपने एग्ज़ाम्स अपेयर किए हैं। और मैं जैसे कि अभी मेरे हाथ में डीटी का पेपर है। डीटी में मैंने आपको बताया था कि मैं 50 टू 55 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और एक्चुअली मेरे को 60 मार्क्स मिले हैं अपने मार्कशीट में, जिसकी मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ भी मंगाई है। और मैं आपको उसका वीडियो बताऊँगा कि कैसे मैंने अपने एग्ज़ाम्स को लिखा था और कैसे कैसे डिटेल्स पर मैंने ध्यान दिया था। क्योंकि एक एग्जामेशन, जैसे कि हमें पता है डीटी का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था, फिर भी मैं एग्जामेशन स्कोर कर पाया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे उस डिफ़िकल्ट पेपर को टैकल किया था और कैसे मैंने उसको अपेयर किया था। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी एग्ज़ाम से पहले की, जिसने मेरे को अच्छे नंबर्स या अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपको एबीसी स्ट्रेटजी जो फॉलो करनी है, आपको बहुत पर्सनली फॉलो करनी है। पर्सनली से हमारा मतलब है कि आपको खुद का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ए कैटेगरी का टॉपिक है और आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप सारा टाइम उसमें डिवोट कर दें, या कोई बी कैटेगरी का टॉपिक है ऑल्दो आप उसे जल्दी कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज वो किसी ने कह दिया है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसे छोड़ दें। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को पहचानना है, बट आपको रियलिटी भी समझनी है कि कुछ चैप्टर्स अगर इंपॉर्टेंट हैं तो ऑल्दो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप उसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज ना करते हुए भी बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने ए बी एनालिसिस किया था, ए बी सी नहीं किया था। तो ये जो ए बी सी एनालिसिस है ये आपको खुद का पर्सनल करना है। आप मोटिवेशन ले सकते हैं, आप बाकी वीडियोस को देख के, बाकी टीचर्स फैकल्टीज़ की वीडियोस को देख के आप देख सकते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, बट आपको जो भी फॉलो करना है वो बहुत आपका पर्सनल होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपनी ए बी की जो लिस्ट है वो खुद ही बनाई थी। ए कैटेगरी में भी मैंने जो ऑरेंज है इसमें मैंने मार्क्स इसलिए किया था बिकॉज मेरे को इनके न्यूमेरिकल भी करने थे, और जो ग्रीन है उसमें न्यूमेरिकल में स्किप करने वाला था, या उसके इतने न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मेरे एग्जाम्स में भी कवर हुए थे। और जो बी कैटेगरी है ये भी मैंने फॉलो किया था। ऐसा नहीं है कि मैं इनको छोड़ के गया था, बट इनको मैंने उतना एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया था। कंसेप्चुअली मैं थरो था सबसे, लेकिन इनको मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था। और ये जो मेरे को लिस्ट है इसने मेरे को फाइनल रिवीजन में भी हेल्प किया था, बिकॉज फाइनल रिवीजन में ऐसे लाइन वाइज चला था ए कैटेगरी को, और यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है मेरे छूट गए थे, जिसके लिए मैं पैनिक भी कर रहा था। बट आपको ए और बी कैटेगरी अपनी खुद की पर्सनल बनानी है। अब इसके बाद में अगर आपको इंडिविजुअली कुछ पॉइंट्स बताऊँ जिनको मैंने फॉलो किया था अपने एग्ज़ाम्स के टाइम में या एग्ज़ाम से पहले, तो वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है बी क्लियर विद मटेरियल एंड फैकल्टी। अभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। इधर से पूछते हैं, उधर से पूछते हैं कि कौन सी फैकल्टी लेनी चाहिए, क्या मटेरियल रेफ़र करना चाहिए। या मुझे ही बहुत सारे टेलीग्राम लोगों ने अप्रोच किया है टेलीग्राम पर कि आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था। तो देयर इज़ नो वन स्ट्रेटजी फॉर एन एग्जामेशन और अबव एग्जामेशन मार्क्स। अगर आप कोई एग्जामेशन स्कोर कर रहे हैं या अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो वो बहुत पर्सनल है। जैसे मैंने सिर्फ 60 ही स्कोर किया है, बहुत लोग 70 भी स्कोर करते हैं, 80 भी स्कोर करते हैं। उन सब की स्ट्रेटजी बहुत इंडिविजुअल रहती है। अब मैं ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ने अगर स्ट्रेटजी फॉलो करी है एक और उसको 80 मार्क्स आ गए हैं तो मेरे को भी आ जाएंगे वही सेम स्ट्रेटजी से। बिकॉज हम सबके जो पढ़ने का स्टाइल है, पढ़ने का जो हमारा व्हाट यू से पैटर्न है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, डिफरेंट रहता है। क्योंकि मैं जिस टाइम पढ़ना प्रेफर करता हूँ शायद सामने वाला ना करता हो, या मैं जिस मटेरियल या जिस फैकल्टी के साथ कंफर्टेबल हूँ शायद आप ना हो पाओ। तो सबसे पहले आपको अपना क्लैरिटी लेनी है कि आप किस मटेरियल को फॉलो करना चाहते हैं। आपको एक समरी मटेरियल चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल चाहिए, आपको विद एग्जांपल्स कवर करना है। और फैकल्टी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एज़ यू नो आजकल बहुत सारी फैकल्टीज़ मार्केट में हैं एंड एवरीबडी इज़ गुड इन देयर फील्ड। अगर वो पढ़ा रहे हैं दैट मीन्स दे आर गुड इन देयर फील्ड, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किससे कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे मेरा था, मैंने भंवर बुराना सर से क्लासेस ली थी और मैं उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था। उनकी जो लैंग्वेज थी वो मुझे बहुत ईजी लगती थी और मैं उनसे इंटरपर्सनल लेवल पे कनेक्ट हो पाता था यूट्यूब के थ्रू। सो मैंने उनको थरली फॉलो किया है ड्यूरिंग माई क्लासेस, ड्यूरिंग माई रिविजन्स। आई हैव फॉलोड हिम। अब और भी टीचर्स हैं बहुत सारे, यश खंडेलवाल सर हो गए या एक दो टीचर्स और हैं, मैंने उनको भी थोड़ा बहुत रेफ़र किया था। बट एक्सटेंसिवली आप किस फैकल्टी को रेफ़र करना चाहते हैं दैट्स अप टू यू एंड यू हैव टू डिसाइड विच मटेरियल एंड फैकल्टी यू वांट टू चूज़। अगर आप एक दो रिवाइज कर पा रहे हैं या उसको पढ़ पा रहे हैं तो आपको उसको ही चूज़ करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, चूज़ द मोड फास्ट ट्रैक और रेगुलर। Now this is also very personal thing. It depends on the time availability and your comfort level.
बहुत लोग होते हैं जिनके पास मजबूरी हो जाती है इन टाइम में कि उनके पास टाइम नहीं बचता है, तो उनकी मजबूरी हो जाती है फ़ास्ट ट्रैक लेना। अगर आप उस टाइम ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे कि आपको रेगुलर ही लेना है, तो फिर आप कोर्स कवर नहीं कर पाएँगे और फिर आपको फ़ास्ट क्लासेस देखनी पड़ेंगी। वही रेगुलर क्लासेस आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा आपको टाइम कॉस्ट करेंगी और फिर आपके रिविज़न का टाइम जो है वो बहुत कट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल वाइज़ली चूज़ करना है, अपने नीड्स के हिसाब से चूज़ करना है कि क्या आप फ़ास्ट ट्रैक में कवर कर पाएँगे या रेगुलर में कवर कर पाएँगे। एंड फॉर दैट मैटर अगर आपको एक अटेम्प्ट छोड़ना भी पड़े, तो भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपको क्लासेस अपने मोड के हिसाब से ही चूज़ करनी है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, बी कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक एंड नॉट क्वेश्चन स्पेसिफिक। नाउ डीटी के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा कि आपको जब भी पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक पढ़ना है। क्या होता है क्वेश्चन स्पेसिफिक अगर आप पढ़ने जाएंगे डीटी में, क्योंकि डीटी में जैसा कि आप जानते हैं हमेशा पेपर नया ही आता है। डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, ये कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें नो क्वेश्चंस ही फ्रेम होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। इसलिए आपको जब भी पढ़ना है, कोई भी चैप्टर हो, कितना भी छोटा या बड़ा चैप्टर हो, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक होकर ही चलना है। बिकॉज क्वेश्चन स्पेसिफिक होकर आपका कुछ नहीं होगा, आपको कुछ कवर नहीं होगा और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और एग्जाम्स में जब आप देखेंगे कि कोई नए क्वेश्चंस आए हैं जो आते ही हैं, तो तब आपको बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और आप उन क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो रहेगी वो सिर्फ मेजरली स्पेसिफिक क्वेश्चंस की रहेगी, जो आप नहीं आएंगे एग्जाम्स में तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको करनी है मेजर चैप्टर्स के लिए सबसे पहले करके रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक होकर पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर कर दें। बिकॉज जो जहाँ तक है हमारा जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप हाथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बड़े बड़े चैप्टर्स की, जैसे कि पीजीबीपी या ट्रांसफर प्राइसिंग या डीटी डबल ए के क्वेश्चंस या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के क्वेश्चंस, अगर आप ये हाथ से नहीं करेंगे तो आप एग्जाम्स में इनका परफॉर्मा बनाने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। बिकॉज जब आप उसको सेटिंग बिठाते हैं अपने टेबल बना के या स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो जब आप उसको बनाने जाएंगे तो आपका हाथ अटकेगा बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने मेजर चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको चैप्टर्स के साथ ही कवर कर लिया था। अब मेजर चैप्टर्स कैसे हैं मैंने आपको अभी अपनी लिस्ट दिखाई थी, उसमें जो ऑरेंज मार्क थे पीजीबीपी डीटी डबल ए सब इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके क्वेश्चंस आने ही आने हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, उनको मैंने बिफोर हैंड कवर करके रखा था, ताकि जब मेरे को एग्जाम में परफॉर्मा बनाना पड़े तो मुझको वहाँ पे मेरा हाथ ना अटके, मैं एकदम से परफेक्ट अपना बनाता चला जाऊँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, which is do not overemphasize on remembering section number. Now here I am, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्शन स्कोर किया है और मैं आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई भी सेक्शन अपने एग्जाम में कोट नहीं किया था। मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी भी अपनी दिखाऊंगा, उसमें भी आप देखिएगा मैंने एक दो जगह पे जहाँ मैं बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट था, बिकॉज आई एम अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। और एग्ज़ाम टाइम में हो ही जाता है जब आपको दिखता है कि क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें भी आप सेक्शन नंबर कोट करने के लिए आपका हाथ हिचकिचाएगा। और जब वहाँ पे आपका हाथ हिचकिचाना ही है तो उसको आपको याद ही करने में टाइम वेस्ट करना ही क्यों है। या तो आप अपना परफेक्ट सब्जेक्ट को जो है परफेक्टली आप उसको एम्फेसाइज करके परफेक्टली आपने उसको अगर मैनेज करके रखा है कि आपको पता है कि उस एग्जाम में हर क्वेश्चन अपीयर कर लेंगे या आप उसके हर कॉन्सेप्ट से थरो हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे सेक्शंस कोड करने जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन बिलो पार है या उतना लेवल पे नहीं है, तो आप सेक्शंस की जगह अपने कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बिल्कुल ऐसे रियलाइज़ नहीं हुआ है कि मैंने कई सेक्शन कोट नहीं किए हैं उस कारण से मेरे मार्क्स कभी कम आए हैं। मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, मेरा सीए कंप्लीट हो गया है, मैंने कहीं भी सेक्शंस कोट करने के लिए कभी ओवर एम्फेसाइज नहीं किया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, और मेरे को हमेशा अबव एवरेज मार्क्स ही आए हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, only practice those things or plan such things which you can repeat in the final revisions. Now this is a very important thing when it comes to DT especially, because as we know audit और DT का जो syllabus है वो बहुत vast रहता है। तो आप जब अपने फर्स्ट या सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आप सब चीज़ें कवर करके चलेंगे, लेकिन ये आप भूल जाएंगे कि जब आपको फाइनल रिवीजन का टाइम आएगा तब क्या आप वो कवर कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप वो फाइनल रिवीजन के टाइम कवर नहीं कर पाएंगे तो आपका शुरुआत में उसे पढ़ना बेमाना हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसके पढ़ने का। तो आप उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करिए ही मत जिनको आपको पता है कि आप फाइनल रिवीजन में उनको नहीं लगा पाएंगे। और ये आप फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है कि 100% सिलेबस इज़ नॉट नेसेसरी कवर करने के लिए अपना, अगर आपको स्कोर करना है अच्छा तो।
अगर आप 90% 95% तक भी सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट में आराम से एग्जामेशन ला सकते हैं। आपको कभी भी इस चीज़ के लिए पैनिक नहीं करना है कि आपका 100% सिलेबस नहीं हो पा रहा है। इवन आपके फर्स्ट या सेकेंड रिविजन में भी, अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग में भी आपका 100% कवर नहीं हो रहा है तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। बट येस, यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके नहीं छूटने चाहिए उस 95% के चक्कर में। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि डू नॉट गो सिलेक्टिव विद इन अ पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, वो क्या करते हैं, वो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। सिलेक्टिव स्टडी इन द सेंस वो कुछ कुछ चैप्टर्स तो छोड़ ही देते हैं, और जो चैप्टर्स वो कर रहे हैं उस चैप्टर्स के विद इन भी वो एक दो कॉन्सेप्ट्स को या एक दो चीज़ों को छोड़ देते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। अगर आप किसी चैप्टर को छोड़ रहे हैं दैट इज़ ओके। नाउ एग्जाम्स में आपका क्या रहेगा कि अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर को छोड़ा है आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने फेमा और वाइंडिंग आपको छोड़ा था लॉ में, तो आई वॉज कम्प्लीटली श्योर दैट उसका चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे वो लीव करना है। बट वैन यू गो सिलेक्टिव विद इन द चैप्टर ना, तो क्या होता है कि उस चैप्टर का कुछ भी अगर ईजी आ गया जो आपने स्किप किया हुआ है तो वो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। अब आपके चैप्टर्स जो छोड़े हैं वो भी छूट जाएंगे, और जो चैप्टर आपने किए हैं उसके भी क्वेश्चंस अगर छोड़े हुए टॉपिक से आ गए वो भी आपके छूट जाएंगे। तो इस कारण से आपका पेपर बहुत ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए आपको जब भी छोड़ना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को तो आप उस पूरे चैप्टर को छोड़िए या फिर आप पूरे चैप्टर को करिए। आप चैप्टर में सिलेक्टिव हो सकते हैं, आप विद इन चैप्टर अगर कॉन्सेप्ट से सिलेक्टिव होंगे तो आपकी डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एग्जाम टाइम में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट पैनिक ओवर कवरिंग एवरीथिंग। नाउ दिस इज़ वन थिंग आई वाज स्ट्रगलिंग विद डीटी के एग्ज़ाम में स्पेशली एंड ऑडिट के एग्ज़ाम में। मैं पैनिक कर रहा था बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर कर पा रहा था, और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। ये बात मेरे को बाद में पता चली है कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो भी हमें लास्ट में प्रायोरिटाइज करके छोड़नी पड़ सकती हैं, पड़ जाती हैं। तो आई वॉज फीलिंग कि जो चीज़ मैंने पढ़ी हुई है आई कैन गिव इट एन आवर एंड कवर एवरीथिंग, बट एग्ज़ाम टाइम में लास्ट टाइम में आपको ऐसा हो जाएगा कि आप नहीं कवर कर पाएंगे और आपको उस चीज़ से सेटल डाउन भी होना पड़ेगा। अगर आप पैनिक करने उस चीज़ के लिए जाएंगे तो आपके जो मेन टॉपिक्स हैं, जो आपके ए कैटेगरी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप उनसे भी अपना कॉन्सेप्ट जो है हिला लेंगे। तो यू शुड नो नेवर पैनिक ओवर कवरिंग एवरीथिंग, बिकॉज आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैंने भी कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे। 5-6 चैप्टर जो थे छोटे छोटे वो मैं छोड़ के गया था, एंड सी आई हैव स्कोर्ड 60 मार्क्स विच इज़ आई थिंक इज़ अ डिसेंट स्कोर। तो आई एम टेलिंग यू, यू शुड नॉट पैनिक ओवर कवरिंग एवरीथिंग। और ऑफ कोर्स देयर शुड ऑलवेज बी अ ट्राई कि हाँ भाई सब कुछ कवर हो जाए, लेकिन अगर कवर नहीं भी हो रहा है तो भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपीयर कर लेंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज आपको 120 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से आपको 100 मार्क्स ही अपीयर करने हैं, और 100 में भी अगर आप 80 मार्क्स का अच्छे से लिख रहे हैं तो आप आराम से एग्जामेशन और अब एग्जामेशन के मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। Now last point for this is that set your revision strategy and follow that ट्वाइस और थ्राइस। अब ये एक बहुत स्पेशल पॉइंट बन जाता है, क्योंकि क्या होता है अगर आप अपना एक जो फ्लो है, अगर आप जो एक स्ट्रेटेजी है उसको, अपने जो ड्रिल है उसको अगर आप एक बार नहीं करेंगे तो फिर जब आप सेकेंड और थर्ड रिवीजन लगाएंगे तो उस टाइम पे भी आपको ना टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अपना मटेरियल कवर करने में, अपना मटेरियल सेलेक्ट करने में, अपना रिवीजन का स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करने में। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो मैंने भी किया था, जो अपना फर्स्ट रिवीजन या फर्स्ट रीडिंग तो हो गया था, उसके बाद एक दो रीडिंग्स और हो गए थे, तो जब मैंने एक रिवीजन लगाया था, मैंने एक रिवीजन ऐसा लगाया था जो मुझे पता था कि मेरे को यही स्ट्रैटेजी अब ओवर द टाइम ट्वाइस और थ्राइस फॉलो करनी है ताकि मेरा सब कुछ कवर हो जाए। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम्स के टाइम मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। So here the first point is do not panic over covering everything. Now I'm telling you this again and again because this is one thing I did my mistake with. मैंने क्या किया था, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था एग्जाम से पहले बिकॉज मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था। मैंने एक दो क्वेश्चन भी हाथ से प्रैक्टिस नहीं किए थे, सिर्फ इंटरनेशनल टैक्सेशन के मैं क्वेश्चंस कर पाया था, उसके अलावा मैं कोई भी क्वेश्चन अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, ना ही पीजीपीपी का, ना ही कैपिटल गेन का। तो मुझे इतना ज़्यादा मेरे को प्रेशर बिल्ड हो गया था कि मैं कैसे करूँगा एग्ज़ाम में। बट विद गॉड्स ग्रेस सब कुछ सही हुआ, और मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो पैनिक अगर मैं नहीं करता तो शायद मैं 5-6 नंबर और अपना बढ़ा लेता। बट ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कोई भी चीज़ आपकी छूट रही है तो। एज लॉन्ग एज आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी आप कवर कर रहे हैं वो आप तरीके से कवर करें, और जो भी आप कवर कर रहे हैं उस पर अपना कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया है तो ये मैं लिख दूंगा।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ प्रायोरिटाइज एंड डू व्हाट यू डू कम्प्लीटली। अभी क्या हो जाता है एग्जाम में, आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखती हैं कि ये भी है, ये भी है, तो आपको वहाँ प्रायोरिटाइज करना है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी टॉपिक उठा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम डूइंग इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट, तो फिर मेरे को उसको कम्प्लीटली करके फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि एग्जाम्स में क्या हो जाएगा, एक दिन का टाइम होता है। अगर आपने किसी को सोचा कि आप इसको बाद में रेफर कर लेंगे, लेकिन बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि बाद में और भी चीज़ें पाइल अप हो जाएंगी। इसलिए अगर आप किसी टॉपिक को उठा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग विद लाइक DTAA, तो आप उस पूरे टॉपिक को करके तभी आगे बढ़ें। बस हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसमें इतना ज़्यादा मर्जिन ना हो जाए कि आप बिल्कुल टाइम की बाउंडेशंस ही भूल जाएं। अगर आपको लग रहा है इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उसको छोड़ दें वहीं पे और आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर जाएं, और फिर बाद में उसको दोबारा से उठाएं। लेकिन जब भी करें तो उसको पूरा करें, उसको सिलेक्टिवली ना करें। Now try to cover concepts first and then questions. Now this is one thing I did very good at. मैंने क्या किया था, ऑल्दो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, बट मैं कॉन्सेप्ट सारे कर चुका था। और इस कारण से क्या हुआ कि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ आता था। ऑल्दो मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, जो कि वैसे भी नहीं आता बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन नए थे। लेकिन क्या हुआ था, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट में सारे कवर करके गया था, तो जब मैंने एग्जाम्स में अपने एग्जाम लिखा तो मेरे कॉन्सेप्ट सारे कवर थे। इस कारण से मैं हर क्वेश्चंस में उसकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्टली लिख पाया था, उसके क्वेश्चन को भी कर पाया था। ऑल्दो फाइनल आंसर शायद ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा कोई भी मेरा क्वेश्चन नहीं था जहाँ मैं कुछ लिख के ना आया हूँ। मैंने हर क्वेश्चन में रेलेवेंट कॉन्सेप्ट लिखे थे, रेलेवेंट जो सेक्शन के प्रोविजंस थे वो लिखे थे, एंड आई थिंक उसने मेरे को मार्क्स बढ़ाने में काफ़ी हेल्प किया है। उसके बाद लिखा है मैंने कि बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट इन एग्जाम्स। नो दिस इज़ वन थिंग विच आई फॉलो। मेरा क्या है कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड आई फील दैट मेरा नहीं हो पाएगा या मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट व्हेन आई गो इन एग्जाम हॉल, आई फील दैट आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन बिकॉज आई कीप इन माइंड दैट आई नो एवरीथिंग एंड दिस एग्जाम इज़ नथिंग एंड आई कैन डू इट वेरी वेल। और मैं ट्राई करता हूँ कि जब मेरे हाथ में पेपर आए तो सबसे पहले मैं अपना जो है 40 मार्क्स उनको सिक्योर करूँ, 2-3 क्वेश्चंस ढूंढूँ जिसमें मेरे को 40 आ जाए। बिकॉज 40 से 60 बनाना इज ईजी। एज लॉन्ग एज आपका 40 बन रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। आपको ये रहेगा कि एटलीस्ट आप इस एग्जाम में फेल तो नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप इस पेपर में तो पास हो रहे हैं। और फिर जब आपका 40 मार्क्स आप कर लेते हैं तो 40 से 60 बनाना इज मच ईजियर। रीज़न बीइंग आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और आपको सिर्फ फिर 20 मार्क्स अपने ट्रैक करने होते हैं पेपर में, जो कि बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आउट ऑफ 120 आपको सिर्फ 60 या 70 मार्क्स ही आपको अच्छे से करना है। उसके अलावा आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करेंगे तब भी आप एक एग्जाम्शन आराम से स्कोर कर सकते हैं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो तब भी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट में लिखा है, ट्राई टू शो ऑफ योर नॉलेज टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी वाइल मेंटेनिंग योर सेंसेस। नाउ दिस इज वन थिंग, आपको इमोशंस को भी अपने चेक में रखना है और आपको कॉन्फिडेंस को भी हाई रखना है। आपको हमेशा अपने एग्जाम में एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का सोचना है, जैसे कि आप पर्सनली रहते हैं बन ठन के, या आप अपने आप को अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं। क्योंकि एक एग्जामिनर के लिए सिर्फ आपकी जो पेपर का शीट है वही आपकी पर्सनैलिटी पूरी दर्शाता है। अगर आप उसमें बेस्ट टू द योर एबिलिटी शो ऑफ करेंगे तो वो ही दिखेगा एग्जामिनर को कि दिस पर्सन नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जो क्वेश्चन इन हैंड है आप उसके लिए कितना कितना रेलेवेंट स्टफ्स किस तरीके से सजा कर लिख सकते हैं, यही वो आपकी एबिलिटी चेक करता है कि आप किस तरीके से अपनी लिमिटेड नॉलेज, हमारी सबकी नॉलेज लिमिटेड रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़्यादा पढ़ लिया या कम पढ़ लिया। हाँ, होता है कि कुछ लोगों के लेवल ऑफ प्रिपरेशन हाई होता है, बट मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं भी एक एवरेज प्रिपरेशन के साथ गया था। बहुत सारे लोग मेरे साथ एवरेज प्रिपरेशन के साथ गए थे, बट मेरे को पता था कि मेरे को अपने एग्जाम में जो अपने स्किल्स को शो ऑफ करना है वो इस तरीके से करना है कि मेरा लिमिटेड नॉलेज है ये बात एग्जामिनर को ना पता चले, उसको लगे कि इस बच्चे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सब कुछ आता है। इसलिए आपको टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी अपना शो ऑफ करना है, बट आपको अपने इमोशंस को भी चेक में रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इरेलीवेंट बातें भी लिख दें जस्ट टू शो ऑफ योर स्किल्स और योर नॉलेज। आपको इरेलीवेंट स्टफ नहीं लिखना है, आपको इमोशंस को चेक में रखना है, बट कीपिंग दैट इन माइंड यू हैव टू शो ऑफ द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी कि आपको ये इस क्वेश्चन या इस टॉपिक का पूरा आता है और आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके लिए में बिल्कुल थरो है। तभी वो एग्जामिनर भी कन्विंस होगा कि हाँ, आपको वो अच्छे मार्क्स दे और आपको एग्जाम्शन या अबव एग्जाम्शन के मार्क्स वो आपको प्रोवाइड करें। नो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ आएंगी तो मैं उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे कैसे लिखा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।